बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के 18 लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज़ हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की रहती थी, उनमें आज जो आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी में हमने कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई को डिस्कस करना है। कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस सारी बातें कर चुके हैं। आज हमने इनका ट्रेंड पढ़ना है। कोवेलेंट रेडियाई अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए देखो तो कैल्शियम के बाद, कैल्शियम तो ट्रांजिशन नहीं है, स्कैंडियम से ऑनवर्ड ये बात शुरू होती है। कैल्शियम से स्कैंडियम के लिए यकदम जो है ना, जो कोवेलेंट रेडियाई है वो डिक्रीज़ करता है। फिर इसके बाद ये तकरीबन कांस्टेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन के बाद ये फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसकी रीज़न आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रीज़न में सबसे पहले आपने ये जान लें, कैल्शियम से ऑनवर्ड स्कैंडियम तक ये यकदम डिक्रीज़ करते हैं। फिर इसके बाद ये बिहेवियर कांस्टेंट रहता है। फिर आयरन में थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है और फिर जिंक में बढ़ता चला जाता है। इट इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज दे गॉट इंक्रीज इन द वैलेंस शेल। जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ये लास्ट टाइम आपको बात बताई, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ती है, और जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी का गैप बढ़ता है, और जैसे जैसे एनर्जी का गैप बढ़ता है वैसे वैसे किसी एटम का एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक बढ़ता चला जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, लास्ट लेक्चर में आपको बताई हुई थी, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ी, रिपल्शन बढ़ी तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बुनियादी तौर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही हैं, 3d और 4s। 4s वो इलेक्ट्रॉन हैं जो चौथे शेल में पड़े हैं, और 3d वो इलेक्ट्रॉन हैं जो तीसरे शेल में पड़े हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये जो 4s इलेक्ट्रॉन हैं ये शील्डेड होते चले जाते हैं। शील्डेड का मतलब कि अगर आप देखें, लास्ट टाइम वैसे डिफ़ाइन किया हुआ था, देख लें आप। अगर ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये 3d शेल, ये 4s। जो डिस्टेंस मेजर करेगा वो 3d नहीं करेगा बल्कि 4s मेजर करेगा। कोवेलेंट रेडियाई होते क्या हैं? द एवरेज डिस्टेंस रेडियस, वैसे बेसिकली एटम का रेडियस होता क्या है? द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ये 4 है, 4s में कह देता हूँ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब 3d के इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियस और 4s के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को कम कर देंगे, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा। हमने कभी पढ़ा था कि जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है तो एटम का साइज़ श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे कि 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं टिल टू द जिंक, और जब जिंक में इलेक्ट्रॉन देखें तो सारे पेयर्ड अप हो गए, डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इसमें डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो 4s के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो कम होगी, जिसकी वजह से एटम का जो एवरेज डिस्टेंस था न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन तक वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। आयोनिक रेडिया इतने डिटेल में नहीं है, चंद एक बातें याद रखनी है वो आपको सिखा देता हूँ। ये बात आपने याद रखनी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तकरीबन तमाम की होती है, तमाम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? मैं रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं वो 4s में से होते हैं, फिर वो 3d की तरफ आता है, क्योंकि सबसे बैरूनी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? 4s के, क्योंकि 4s में क्वांटम नंबर 4 है। क्वांटम नंबर 4 होने का मतलब इसका जो वैलेंस शेल है वो चौथा है। ठीक है, 3d का मतलब d किसका पार्ट है? तीसरे शेल का। ठीक है, 4 का मतलब ये शेल चौथा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले चौथे में से निकलेंगे, तमाम में से तकरीबन इलेक्ट्रॉन दो 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 तमाम इसमें से निकल जाते हैं। इवन दैट आप ये अगर हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर देखें, स्टेबिलिटी बहाल करने के लिए क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लेता है, तो लेकिन ये लेने से पहले भी
जो क्रोमियम है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये अपने एनर्जी लेवल को बहाल करता है, लेकिन ये कोई 100 ये एक थेरी है। हमारे पास जो शेल्स की स्टेबिलिटी है ये थेरी से रिलेट करती है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं वो यहाँ शिफ्ट होने से पहले वो खारिज भी हो जाएं, जिसकी वजह से तमाम के पास दो इलेक्ट्रॉन अगर खारिज होंगे तो तमाम के पास तकरीबन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तकरीबन तमाम के पास होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। तमाम के साथ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तमाम के साथ आपने +2 स्टेट लिख लेनी। ये ट्रेंड इतना इर्रेगुलर है, ये हमारे सिलेबस में डिस्कस ही नहीं हुआ। आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड बहुत ही इर्रेगुलर है और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ को रेशनलाइज करना, समझना, उसको पीरियोडिक रिलेशन बनाना, ये बताना कि कहाँ इसका आयोनिक रेडियाई बढ़ता है, कहाँ कम होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असर है, तो इसको डिफ़ाइन करना ख़ास तौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट के आइंस के लिए प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको ये मैं सिखा देता हूँ, ये आपने एक टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको, आपने इसे ऐसे डिज़ाइन करना है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम तक आपने डाउनवर्ड मूव करना है, फिर क्रोमियम, मैंगनीज तक आपने इसे ऊपर लेके जाना है, इसको आपने एक डब्ल्यू शेप देनी है, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल के तक, फिर निकल से आगे कॉपर और जिंक तक आपने इसे इंक्रीज़ करना है। इसको रेशनलाइज नहीं करवाया हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया, डीजनरेसी और ऑर्बिटॉल्स को डिस्कस नहीं किया, उनकी शेप्स को डिस्कस नहीं किया, इलेक्ट्रॉन की कपलिंग को डिस्कस नहीं किया। सिर्फ आपने फ़िलहाल इतना याद रखना है कि कैल्शियम तो फ़िलहाल ट्रांजिशन में है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस ग्रुप 4s का हिस्सा है, इसलिए इसे शो करवा देते हैं। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम तक, आप कैल्शियम ना भी लिखें, स्कैंडियम से शुरू कर लें फिर भी ठीक है, वनेडियम तक डाउनवर्ड मूव करें, मैंगनीज तक अपवर्ड, फिर निकल तक डाउन और देन टू द जिंक। ये डब्ल्यू शेप ग्राफ बनता है, ये डब्ल्यू शेप ट्रेंड बनता है किसके लिए? आयोनिक रेडियाई के लिए। और कोवेलेंट रेडियाई के लिए बहुत आसान है कि जब आप मूव करते हैं तो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक, ये आयरन में भी थोड़ा सा एनर्जी का गैप आया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद फिर आयरन से ऑनवर्ड जो है वो रेगुलरली जो कोवेलेंट रेडियाई हैं वो बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 4s के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम करवाते हैं तो जिसकी वजह से साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। और आपने कभी पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ करता है और डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है। अच्छा, इसके साथ हम आयोनिक और कोवेलेंट रेडियाई के बाद अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत अहम, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए आती है क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हमने कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, वो 3D में भी हैं और 4s में भी हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, दोनों के दरमियान एनर्जी गैप का कम होना है। 3D और 4s के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो शुरू में कम होता है और पीरियड के एंड पे एनर्जी गैप वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि s में भी इलेक्ट्रॉन है और 3D में भी इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करने के लिए हमें दोबारा वो चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए, स्कैंडियम मैंने बताया तमाम 2 इलेक्ट्रॉन तो देंगे, तमाम तकरीबन तमाम देंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में से निकाल देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। अगर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन डी से भी चला जाए तो फिर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? 3 हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाले गई, तीसरा भी निकाल सकता है, चौथा भी निकाल सकता है, इसके इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है, +3 भी है और +4 भी है। वनेडियम में ये तो 2 जाएंगे, साथ में ये 3 भी जा सकते हैं। 2 ये जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये 2 और ये एक साथ चले गए, 3 चले गए तो +3, ये 2 और चले गए तो +4, +5 तक चली जाती है। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं। क्रोमियम में देखें आप, क्रोमियम में ये तो स्टेबिलिटी सिर्फ आपको शो करवाई है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन अगर आप यहाँ दोनों शो करवाएं तो इलेक्ट्रॉन पहले 2 निकल सकते हैं इसमें, फिर इसके अलावा ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5 और +6 हो सकती है। मैंगनीज में देखें, ये तो जाएंगे ही, ये 4s2 में से तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि जो सबसे बैरूनी शेल है वो 4s है। इसके अलावा जो इनर शेल है डी का, एक और इसमें से जा सकता है, ये। लेकिन एक बात आपने याद रखनी, इसको क्लिक कर लें, मैंगनीज, आयरन और कॉपर, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करवा देते हैं।
एक एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करवा सकते हैं। ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू होनी है वो +2 से कम +2 +2 +2, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि मैंगनीज में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी होती है, आयरन के पास भी 1 है और कॉपर के पास भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल बना दिया तो आपने इसे जहन में रखना है। मैंगनीज, आयरन और कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, साथ +2 तो होनी होनी है। अच्छा आगे देखें, आयरन के पास +1 भी हो सकती है, 2 गए, +2 भी हो सकती है, 3 गए। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे जा सकते हैं, लेकिन एस में सबसे बैरूनी शेल एस है, तो एस में से तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते ही जाते हैं, जिसकी वजह से 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आप ज़रा कोबाल्ट की तरफ आएँ। कोबाल्ट के ये 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर ये भी चला गया +3, ये भी चला गया +4, ये भी चला गया +5। निकल की तरफ आएँ, ये तो 2 जाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये भी चला गया +3, ये भी चला गया +4, तो इसका मतलब इसके पास 2 3 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर के बारे में आए। कॉपर के लिए मैंने अलहदा लिखी हुई है, ये देखें। कॉपर का बिहेवियर 2 तरह का है। कॉपर मूव करता है टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड डी ऑर्बिटल। कॉपर इस तरफ को मूव करता है कि जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाए। क्यों शिफ्ट हो जाए? ताकि जो एटम है वो स्टेबिलिटी को इख्तियार कर सके, एटम का जो डी सब शेल है वो स्टेबिलिटी को इख्तियार कर सके। इधर आप अगर गौर से देखें, अगर ये 4s2 टोटल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो कॉपर के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कॉपर जब अपनी स्टेबिलिटी बहाल करता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एस में अनपेड हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 1 आ सकती है। लेकिन अगर ये अपनी इस हालत में है, अभी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आया, उसमें एस में से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भी निकल सकते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे निकल गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी आ सकती है। ये दोनों ही चांसेस अवेलेबल हैं। दीज आर द चांसेस, these are depending upon the chemical reactions that are proceed by the chemical elements or the transition element। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसा है। ये इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर हमने कभी लिगेंड्स पढ़ने थे, लिगेंड्स फील्ड थ्योरी, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बताना था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इनर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल, तो वो सारी चीज़ें सिलेबस से निकाल दी गई हैं, इसलिए आपको टेक्निकली थोड़ी थोड़ी बातें सिखा रहा हूँ। तो कॉपर के पास 2 तरह का बिहेवियर है। इसके डी के पास एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, डी के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की तरफ गए, ये इलेक्ट्रॉन एक निकला तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1, अगर ये इस हालत में निकल गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और इसके साथ ये भी तो निकल सकता है ना, दोनों हालतों में, इधर से ये गया तो ये भी जा सकता है। तो अगर इस हालत में 2 ये गए और एक ये गया, 2 और 1 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। जिंक की तरफ आएँ। जिंक के पास बाकी सारे बाकी सारे पेयर्ड हैं, क्योंकि जिंक जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड डी है। D10, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं भाई? ये एस के। बैरूनी शेल कौन सा? बेसिकली 4s, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, बाकी तो सारे पेयर्ड हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर 2 ही अवेलेबल है। बाकी भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, लेकिन अगर 4d के साथ 4p, 3d के साथ 4s, 4s के साथ 4p, 4p के साथ 4d, वो आगे हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा थे, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, वो अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी उनके कलर्ड कंपाउंड्स, उनके कलर्ड सोल्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये भी हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस हमारा शॉर्ट है। कलर की रीज़न बताते हैं कि जी डी ऑर्बिटल जो है ये स्प्लिट अप कर जाता है। अब स्प्लिट अप होता क्यों है? जब कभी बॉन्ड बनता है तो कभी आपने सुना था कि एनर्जी जो है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हेन द बॉन्ड इज हेल्ड between the atoms of the elements, whatever they are cations or anions also or neutral form, the energy is released to form the system as a stabilized system। तो एनर्जी रिलीज होती है। कहते हैं जब बॉन्ड बनता है ना, वो एलिमेंट जिसमें डी सब शेल हो, डी आपने पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट के पास होता है, वो डी सब शेल जो है वो अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेता है। एनर्जी का डिफरेंस 10 dQ। अब ये यूनिट होता है एनर्जी का, जो आपने कभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना था, तो अभी फ़िलहाल नहीं है तो छोड़ देते हैं।
एनर्जी का डिफरेंस आता है। एनर्जी का डिफरेंस गौर से देखिए कैसे आता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, फर्स्ट ईयर अगर आपने देखनी हो तो एक बार आप इनकी शक्लें देख लें, क्योंकि यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको डायरेक्ट नाम बता देता हूँ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन ऐसे हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हैं, चार चार लूप वाले। फिर इसके बाद डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, इन दोनों की शक्लें अलग हैं। ये जो तीन का पूरा सेट है इसे कहते हैं टी टू जी, ट्रिपली डीजनरेटेड। और ये जो ईजी हैं इनको हम कहते हैं डबली डीजनरेटेड। इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा, इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा, इतना याद रखें। एनर्जी की वजह से ये दोनों अपने आप ऑर्बिटल अपने आप को ना स्प्लिट अप कर लेते हैं, तीन नीचे दो ऊपर चले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तीन नीचे ही रहेंगे दो ऊपर ही जाएंगे, दो ऊपर और तीन नीचे भी चले जा सकते हैं, जो डिपेंड करता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे, वो भी अभी हमने स्टडी नहीं करनी। चलें फिलहाल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा है। ये नीचे और दो का बिहेवियर अलग था, वो ऊपर चले गए। डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया इनटू टू एनर्जी गैप्स में। अब वो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, जब वो डी एक्स वाई इन तीनों में से किसी एक के पास होगा, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा, लोअर एनर्जी बैरियर से हायर एनर्जी बैरियर। ये डी ही हैं, ये बस स्प्लिट अप कर चुके हैं, ये भी डी हैं, ये भी डी हैं, ये डी के तीन हैं, ये डी के तीन हैं, ऑर्बिटल्स हैं। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, ये डी का एनर्जी लेवल है। ये एस पी डी एफ के रिलेटेड डी का एनर्जी लेवल है, ये दो शेल का एनर्जी गैप नहीं है। ये एक ऑर्बिटल के जो दो पैचेस हैं उनका एनर्जी गैप है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके ऊपर चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर गया, ज़ाहिर सी बात है इसने एनर्जी की कोई ना कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी। अब आगे देखते हैं। हर जो आयन है वो एनर्जी की वेवलेंथ को करता है एब्जॉर्ब, स्पेशल वेवलेंथ, और बाकी जो रिमेनिंग है जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसे कर देता है रेडिएट। और जब वो एनर्जी को रेडिएट करता है इनटू द सेट ऑफ वेवलेंथ, देन इट अपीयर कलर टू द ह्यूमन आई। तो जिस वजह से वो हमें क्या नज़र आता है, कलर्ड नज़र आता है। तो जो केटाइन है या ऐसा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डी स्प्लिट कर जाता है दो एनर्जी गैप्स में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, डी के अंदर ही। ये 4D से 5D में नहीं जा रहा, डी के अंदर ही एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करवाना है आपने। 10 DQ का डिफरेंस होता है, एनर्जी का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन जो जब ऊपर जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और जो बाकी वेवलेंथ है उनको रेडिएट करता है, और जो रेडिएटेड एनर्जी हैं वो आपको कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्ड कंपोनेंट फ्राहम करती हैं। एग्जाम्पल बहुत ही अहम है, बुक के ऊपर दी हुई है। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, इसका बाकायदा नोमेनक्लेचर था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, वो सब कुछ निकाल दिया स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दिए। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, गौर से देखिएगा। वाटर इज़ अ न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आया +3, ये बेसिकली किसका चार्ज है, टाइटेनियम का चार्ज है। अभी मैं आपको बताता हूँ टाइटेनियम, गौर से देखें। ये है जी आपके पास टाइटेनियम, दो इलेक्ट्रॉन तो एस से जाएंगे ही जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी में से गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है हमारे पास। दो एस में से गए, एक डी में से गया, टोटल चार्ज कितना आ गया, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एस एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी आर ओमिटेड, ये सिस्टम से निकल गया। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी जो हमारे पास टाइटेनियम का 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और डी में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। वही एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, जो डी के दो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें ये ट्रैवल कर जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और जो एनर्जी बच जाती है उसको ये रेडिएट करता है। दिस रेडिएटेड एनर्जी इज़ बेसिकली अपीयर्ड कलर टू द ह्यूमन आई। एग्जाम्पल टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स +3 चार्ज के साथ, इसका मतलब ये चार्ज किसकी वजह से है, टाइटेनियम की वजह से। जब आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं, टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स का जब आप सोल्यूशन देखते हैं तो ये आपको जो नज़र आता है ये वॉयलेट कलर का सोल्यूशन नज़र आता है। बेसिकली जब हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी, ये टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी थी वो थी येलो, जो रेडिएटेड एनर्जी थी उसके दो बैंड्स थे, ब्लू एंड रेड, और इन दोनों का जो फैक्टर, जो आपको इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से जो कलर नज़र आएगा वो कौन सा नज़र आएगा, वो वायलेट कलर नज़र आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स ने कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया, येलो,
ज़्यादा रेडिएट कैसा किया, ब्लू और रेड। तो रेडिएट करने की वजह से जो आपको नज़र आएगा सोल्यूशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो कैसा होगा, वायलेट कलर। ये देखें मैंने टाइटेनियम का स्ट्रक्चर बनाया। टाइटेनियम के पास स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है 3d2 सिस्टम। 4s तो हैं ही, 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, एक इलेक्ट्रॉन डी में से उड़ गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट ये है कि ये इसने 6 वाटर लगा कैसे लिए। ये ना इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थी जो हमने छोड़ दी है। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। इसमें D के ये ऑर्बिटल, एक S का और P के 3। अगर 4s है इसमें इलेक्ट्रॉन है तो 4 अगर शुरू हो गया, चौथा शेल शुरू हो गया तो चौथे के पास 4p भी है, 4d भी है। वाटर के पास लॉन पेयर होता है, गौर से सुनिएगा इस बात को। वाटर के पास है लॉन पेयर H2O। ये लॉन पेयर पूरे का पूरा दिया जा सकता है, यहाँ पे दिया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने किसी ऑर्बिटल को फिल करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक वाटर इधर आके जुड़ जाता है, दूसरा वाटर अपना लॉन पेयर इधर दे देता है, तीसरा अपना इधर दे देता है, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। और ये ऐसे डायरेक्ट नहीं दिए जाते, पहले इनको आपस में हाइब्रिडाइज भी करवाना पड़ता है। 2d के, एक 4s का, 3 4p के ओवरलैप करवाते हैं और स्ट्रक्चर बनता है D2sp3। फिर उसमें दो इलेक्ट्रॉन वाटर जो है वो डोनेट कर देता है। इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और वाटर जो अपना लोन पेयर देता है इसे कहते हैं लिगेंड। चलें ये खैर नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और वनेडियम 5 पॉजिटिव कलरलेस है। गौर से सुने, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, मैंने कहा अगर 3 पॉजिटिव है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 पॉजिटिव आ गया मतलब S में से भी 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, D में से भी 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, खाली हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ही कोई अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजिशन कैसे होगी। कलर चीज़ें उस वक्त नज़र आती हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करवाता है, लोअर गैप से हायर गैप में जाता है तो ट्रांजिशन आपको होती है, तब ही एनर्जी अब्जॉर्ब होनी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कोई अवेलेबल है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ट्रांजिशन कहाँ से हो गई। तो इसीलिए वो केटाइंस जिनके पास लॉन पेयर ऑफ जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो आपको कलर देगा। लेकिन जब ये टाइटेनियम 4 पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कोई भी आपको कलर शो नहीं करवाएगा। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 4s में से भी गया, 3d में से भी गया, तो ये भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास अनपेड, तो ये भी कलर नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो कलर वही देते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो डी के अंदर, और डी अपने 2 हिस्सों में बढ़ जाए, लोअर एनर्जी गैप और हायर एनर्जी गैप में, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट होना पड़ेगा लोअर गैप से हायर गैप में। एनर्जी अब्जॉर्ब किसी और तरह की होंगी और रेडिएट किसी और तरह की होंगी। इंशाल्लाह इस लेक्चर, इस टॉपिक, इस चैप्टर के जो टॉपिक है लास्ट हमने पढ़ना है वो क्रूजन से रिलेटेड, क्योंकि इसको शॉर्ट कर दिया गया। इसमें जो बेसिक टॉपिक हैं वो 2.2 और क्रूजन वाला जो टॉपिक है वो इसमें शामिल, आई थिंक सो वो 2.5 है। हमने सिर्फ वही स्टडी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रूजन से बात शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।